हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। तो ये है एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 10 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया साइंस के क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जल्द ही जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी का फाइनली ज्वाइनिंग देकर कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो उसके बाद आपकी एलपी टेक्नीशियन की भर्ती आना श्योर है। हो सकता है उससे पहले आपको मार्च अप्रैल में भी देखने को मिल जाए भर्ती, बट जब मार्च अप्रैल के बाद मई जून में तो 100% भर्ती आना ही आना है, क्योंकि 2024 में चुनाव है और उससे पहले भर्ती आना तय है। और जबकि आपको बताया भी जा चुका है कि एलपी टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है। आप जानते हैं आरपीएफ जेई की भर्ती आने वाली है, कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। उम्मीद है कि 2023 लास्ट तक ग्रुप डी की भर्ती भी आए। अब ग्रुप डी नहीं, ग्रुप सी में हो गया तो हो सकता है कि एलपी टेक्नीशियन के साथ में भी उसकी भर्ती आ सकती है। तो उससे पहले आपको तैयार रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जब भर्ती आए तभी से आपको पढ़ना शुरू करना है। उससे पहले अगर आपकी तैयारी सही रहेगी तो ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। और उससे ज़्यादा ये भी ज़रूरी होता है कि ये प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि किस लेवल तक की तैयारी करना है। साइंस कैसे कैसे पूछा जाता है, फिजिक्स का कैसा लेवल रहता है, केमिस्ट्री बायो का कैसा लेवल रहता है। आप अगर प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम का देखते हैं तो उससे आपको एक अंदाज़ा मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस लेवल की आपको तैयारी करना है। तो ये एलपी टेक्नीशियन की अगर आपको तैयारी अच्छे ढंग से करना है तो उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखना चाहिए, सीखना समझना चाहिए और उस हिसाब से आपको और आगे बेहतर तैयारी करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे 10 अगस्त 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के एमसीक्यू और उसके बाद डिटेल्स भी उसके देखते जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हस्तांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अगर आपको गतिज ऊर्जा का फार्मूला याद रहेगा तो आप देखते ही आप आंसर दे सकते हैं। और आपको न्यूमेरिकल भी आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि न्यूमेरिकल भी ठीक ठाक पूछता है। जब आप एलपी का जब सेकेंड एग्जाम देखेंगे तो उसमें देखेंगे तो काफ़ी फिजिक्स से अच्छा खासा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसलिए न्यूमेरिकल को भी आप ध्यान देते चलिए। तो आपको गतिज ऊर्जा का फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। मेरे पास पेन नहीं है दोस्तों, अभी खास व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं हाथ से लिख के बता रहा हूँ। बाकी आपको जानकारी से मतलब होना चाहिए। तो जब आप 1/2 mv² में रखेंगे तो 1/2 और m यानी वजन यानी द्रव्यमान को जब बदलेंगे तो 5/10 लिख सकते हैं आप। और v² यानी 16 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे तो काट पीट करने के बाद आपको मिलेगा 4, तो 4 जूल होगा। और जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 4 जूल इसका राइट आंसर होगा। और जो स्थितिज ऊर्जा होता है दोस्तों उसका फार्मूला होता है U = mgh होता है। तो आपको दोनों फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। जो स्थितिज ऊर्जा का आप देख लिए U = mg और h, और गतिज ऊर्जा का आपका जो होगा 1/2 mv²। तो आपको दोनों फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे काफ़ी सवाल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया है कि ओम के नियम अनुसार यदि करंट, इसमें थोड़ा करंट के स्पेलिंग थोड़ा हिंदी मिसप्रिंट है दोस्तों, बाकी लिखा है करंट बढ़ता है और संभावित अंतर यानी विभवांतर हो गया है दोस्तों, विभवांतर स्थिर रहता है तो क्या होगा, यानी खाली स्थान है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, विभवांतर घट जाता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। अगर आपको ओम का नियम याद रहेगा दोस्तों तो आप आसानी से बता सकते हैं। ओम के नियम में आप जानते हैं जो आर बराबर होता है V/I, यानी इसे कह सकते हैं कि V = IR। तो ये फार्मूला अगर याद रहेगा दोस्तों तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें बोला गया कि करंट का जो मान है, यानी जो करंट है वो अगर बढ़ता है और संभावित विभवांतर जो है स्थिर रहता है तो आपका प्रतिरोध होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो आप जब इसमें देखेंगे V = IR है तो विभवांतर को स्थिर रखना है और I का मान बढ़ रहा है, तो जो प्रतिरोध होगा दोस्तों उसका मान क्या होगा, घट जाएगा। तभी तो ये इक्वल बना रहेगा, तो इसलिए इसका मान घट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा V = IR के फार्मूले से इसका निकालेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा कि प्रतिरोध का जो मान होगा वो कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि V अगर कह दे कि जो धारा है वो 2 गुना हो जाता है, तो आप मान लीजिए कि यहाँ आई लिख देंगे
तो प्रतिरोध का कितना इसमें आधा होगा कि 2 गुना 3 गुना होगा कि ये फार्मूला आपको पहले से मिल जाए। तो जब इसमें क्या करेंगे 1/2R करेंगे, यानी जब प्रतिरोध आधा हो जाएगा तो जब इसे कट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फिर क्या मिलेगा, V बराबर IR मिल जाएगा। तो वही बताया गया है दोस्तों। आप अब अगर फार्मूला याद रखेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर, चलिए इसमें डिटेल्स में देख लेते हैं। डिटेल्स में देखेंगे तो ओम्स का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम जो दोस्तों इसमें दिया गया है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक से विद्युत धारा बहती है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह संबंधी नियम का प्रतिपादन सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किया था, जिसके अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था विशेष यानी ताप न बदली जाए तो सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है, जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये ओम का नियम था दोस्तों। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी आरोपित करने से उसमें धारा आई हो तो R बराबर क्या होगा, तो आपका R बराबर हो जाएगा V/I। आज अब इसे आप अगर से भी लिख सकते हैं कि V बराबर IR भी लिख सकते हैं। ये होता है ओम का नियम। तो आपको इतना याद होना चाहिए क्योंकि इससे भी सवाल काफ़ी बनते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। तीसरे नंबर में देखेंगे तो पूछा गया है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो आपको अगर ओजोन का फार्मूला याद होगा, जो ओजोन गैस होती है दोस्तों, तो आप आसानी से बता सकते हैं। आप जानते हैं कि O3 लिखा जाता है। तो कितने परमाणु होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 परमाणु होंगे। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होंगे, तो 3 होंगे। O3 लिखा जाता है। ओजोन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें देख लीजिए कि क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है। तो आप जानते हैं कि ये काफ़ी खतरनाक गैस होती है। इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। आप इस लिखते क्या है, तो O3 लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथे नंबर में देखेंगे तो पूछा गया है कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बी कार्बन और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और सोडियम, और ऑप्शन डी दिया गया कार्बन और सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो आपको होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आप आवर्त सारणी के बारे में डिटेल से पढ़े रहेंगे तो आप इसका भी आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसमें भी डिटेल्स देख लेते हैं। तत्वों का प्रथम वर्गीकरण वैज्ञानिक मेंडलीव ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव द्वारा प्रस्तुत सारणी का आधुनिक रूप है। चलिए आगे देखते हैं मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव का आवर्त नियम के बारे में क्या है तो थोड़ा देखेंगे। वैज्ञानिक मेंडलीव ने सन 1869 में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों तथा उनके परमाणु भारों के संबंध का एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, तो इसे एक बार सुन लीजिए कि मेंडलीव के नियमानुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के किसके आवर्ती फलन होते, कौन बताया था, तो जो मोजले हैं दोस्तों उन्होंने बताया था परमाणु क्रमांक के आधार पर। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तो याद रख लीजिए कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, मेंडलीव ने बताया था। और परमाणु क्रमांक के हिसाब से जो उन्होंने आवर्त सारणी सजाया था वो कौन थे, तो वो थे मोजले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 5वें नंबर में देखेंगे तो पूछा गया कि बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। तो पहला राइजोपस, दूसरा प्लाज्मोडियम, तीसरा खमीर, और ऑप्शन डी में बताया गया प्लेनेरिया। तो यहाँ दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी प्लाज्मोडियम। यहाँ जितना बताया गया उदाहरण अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं तो आपको अक्सर एग्जाम में इन्हीं में से मिल जाएगा दोस्तों। तो कोशिश करिएगा कि जो यहाँ बताया गया इतना तो कम से कम याद ही रखिए। तो विखंडन द्वारा उत्पन्न कौन सा होता है, तो स्पाइरोगैरा होता है आपका। बहुविखंडन द्वारा प्लाज्मोडियम जो कि पूछा ही गया है। मुकुलन द्वारा कौन से उत्पन्न होते हैं देखेंगे, स्पंज, मूंगा, हाइड्रा और ईस्ट जो होते हैं मुकुलन द्वारा उत्पन्न होते हैं।
पुनर्जनन द्वारा कौन उत्पन्न होते हैं? तो हाइड्रा, स्टारफिश और प्लेनेरिया। पुनर्उद्भवन द्वारा कौन उत्पन्न होता है? तो प्लेनेरिया। बीजाणु द्वारा कौन से उत्पन्न होते हैं? तो राइजोपस, मशरूम, एस्परजिलस। अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो काफ़ी आपके लिए सफिशिएंट होगा दोस्तों, तो इतना जरूर याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। छठे नंबर में देखेंगे तो पूछा गया है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस का रूप नहीं होता है? तो पहले में गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी में यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी में देखेंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा और ऑप्शन डी में तो रासायनिक ऊर्जा। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा आपका डी, यानी साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका प्रकार नहीं होगी? तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकार नहीं होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर गतिज ऊर्जा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है या ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा को हम लोग देखेंगे तो गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। इसका मान उस पिंड को विरामावस्था से उस वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। इसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर ऊष्मीय ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा क्या होता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा जब किसी वस्तु को इतने तापमान में गर्म किया जाता है या किसी वस्तु का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि उससे गर्म निकलने लगे तो ऊष्मा कहते हैं, और इस ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। संक्षेप में देख लीजिए कि आखिर रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं। वह ऊर्जा रासायनिक यौगिकों, अणुओं और परमाणुओं के बंधनों में संग्रहित होती है, उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो आपको उम्मीद है दोस्तों कि सभी ऑप्शन के आंसर मिल गए होंगे। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के जो बराबर होता है उसे कहते हैं हम लोग यांत्रिक ऊर्जा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो 7वें नंबर में देखेंगे कि पूछा गया है कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान बढ़कर 6 हो जाता है तब H प्लस यानी पीएच का जो H प्लस होगा आयन की सांद्रता कितनी होगी? तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो 2 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी में दिया गया 3 गुना बढ़ जाती है, ऑप्शन सी में दिया 1000 गुना कम हो जाती है, और ऑप्शन डी में दिया गया है कि 100 गुना कम हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों होगा ऑप्शन सी, यानी 1000 गुना कम हो जाती है। तो अभी डिटेल से जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कैसे आंसर किया जाता है। जिस बिलियन में जितने ही कम हाइड्रोजन आयन होंगे उस बिलियन की पीएच मान उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, पीएच मान जो होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। नीचे देखिए तो इस प्रकार मापे गए पीएच के मान अधिकतर 0 से 14 के अंतर्गत ही होगा। पीएच एक लघुगणकीय स्केल है, इसलिए एक पीएच इकाई का अंतर हाइड्रोजन आयन सांद्रता में 10 गुना अंतर के बराबर होता है, यानी जो बढ़ेगा या घटेगा तो 10 के मल्टीपल में। तो यही बताया गया है दोस्तों। चलिए और थोड़ा सा आगे इसमें देख लेंगे। कहा गया कि जब पीएच मान क्या होगा 3 से 6 हो जाएगा, तो आप जब 3 से 6 करेंगे यानी 10 का जब 3 बार मल्टीपल करेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यानी कि 1000 हो जाएगा, और 1000 गुना या कम हो गया कि ज़्यादा, तो आप जानते हैं कि जो पीएच मान की सांद्रता होती है वो क्या होता है, उसके जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है उससे अपोजिट उनमें संबंध होता है। तो यानी 1000 गुना कम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। इसमें बताया गया जिस बिलियन में जितने ही कम हाइड्रोजन आयन होंगे उस बिलियन की पीएच मान उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी हाइड्रोजन आयन जो और हाइड्रोजन आयन और जो पीएच मान की सांद्रता होती है उसमें क्या होता है, अपोजिट का संबंध होता है। तो यहाँ 3 से 6 हो गया, यानी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका जो पीएच मान की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, आपकी कम हो जाएगी, यानी अपोजिट का संबंध होगा। ध्यान रखेंगे, ये जो पहले बताया गया अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर दे देंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि 10 के मल्टीपल में ही बताएंगे। जब 3 से 6 हुआ यानी कि 3 बार जब 10 का आप मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा। और 1000 क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है पीएच मान से क्या होता है, अपोजिट का संबंध होता है। तो आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। बाकी थ्योरी की जब क्लास में आप देखेंगे तो काफ़ी डिटेल्स में उसमें बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
8वें में देखेंगे तो पूछा गया है कि प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। अगर आप प्रकाश के बारे में डिटेल से पढ़े होंगे या जानते होंगे तो आप आसानी इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए पूछा गया प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। यानी सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाएगी, अविलंब की ओर तथा गति बढ़ जाएगी, अविलंब से दूर तथा धीमी हो जाएगी, अविलंब की ओर तथा धीमी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ए, अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बोल रहा है कि एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जब विरल माध्यम में जाएगी तो गति बढ़ जाएगी और क्या होगा, अविलंब से दूर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से अब किरण यहाँ सघन माध्यम से क्या हो रही है, विरल माध्यम में आएगी। तो जब विरल माध्यम में आएगी तो ये अविलंब से नज़दीक नहीं जाएगी दोस्तों, ये विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी और गति क्या होगा, बढ़ जाएगा। थोड़ा और इसमें डिटेल्स में हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम में। आपको प्रकाश पढ़े रहेंगे तो इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। दिया गया प्रकाश के अपवर्तन के नियम जिस दो होते हैं, आपतन कोण की जिया साइन तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन का अनुपात नियत रहता है तो साइन आई बराबर साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है, एन। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि साइन आई जो है दोस्तों, रुकिए बताता हूँ, यहाँ इसमें देखेंगे तो बताया गया कि साइन आई, यहाँ साइन आई होना चाहिए और दूसरे जो लिखा है साइन आर होना चाहिए और इसका जो अनुपात हो दोस्तों उसको एन के बराबर में लिखते हैं और इसे क्या होते हैं, स्नेल का नियम। यानी स्नेल का नियम क्या होता है कि साइन आई अपान साइन आर बराबर एन। ठीक दोस्तों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये दोनों नियम है दोस्तों, इसको आपको याद रखना चाहिए। बाकी इसमें आप एक और क्वेश्चन पूछा दोस्तों, अगर इसको घुमा के पूछ दे कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका माध्यम क्या है, विरल है, ये आपका विरल माध्यम हो गया दोस्तों, और नीचे वाला अगर सघन माध्यम हो गया तो कोई किरण जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। यानी ये जो अविलंब है इसके यहाँ झुक जाएगी और इसकी गति क्या होगी, इसकी गति कम हो जाएगी। यानी अपोजिट जब पूछतेगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो 9वें नंबर पूछा गया कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 10 और ऑप्शन सी में बोला गया कि 8 और ऑप्शन डी में 64। तो आप अगर आवर्त सारणी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि नोबेल गैस कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ दिया गया है कि हीलियम एक नोबेल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इनका जो परमाणु क्रमांक है देखेंगे आप तो हीलियम का 2 और नियॉन का देखेंगे तो 10, आर्गन का देखेंगे तो 18, क्रिप्टॉन का 36 और इनका प्रतीक भी आप देख रहे हैं लिखा गया, हीलियम का He, नियॉन का Ne, आर्गन का Ar और क्रिप्टॉन का Kr और परमाणु क्रमांक 36, जेनॉन का Xe, परमाणु क्रमांक 54 और रेडॉन को देखेंगे तो Rn और इसका परमाणु क्रमांक कितना है तो 86। तो इसमें पूछा गया कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में कितने बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देखेंगे तो हीलियम के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। बाकी नियॉन को देखेंगे तो सब में नियॉन में 8 देखेंगे। तो इसका जब आप बाहु नियम से ऐसे निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 और कितना होगा 8। तो देखेंगे तो बाहरी सेल में कितना है, आप देख रहे हैं कि 8 है। और आर्गन का भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बाद क्या होगा, इसका सेल भरा मिलेगा। तो ऐसे ही आगे देखते जाएंगे तो आप देख लिए बाकी जितनी भी नोबेल गैसें होती हैं दोस्तों उनका जो बाहरी सेल होता है वो भरा होता है। जैसे 2 होगा, बाकी समय देखेंगे तो 8 भरा ही रहता है। तो आपको उम्मीद है कि आंसर मिल गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन सी होने वाला है। यानी 8, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 होंगे। हीलियम में कितने होंगे तो आप जान गए कि 2 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाकी आवर्त सारणी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। 10वें नंबर में देखेंगे तो पूछा गया है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है। तो अगर आप पहले चैप्टर जो फिजिक्स का दिया गया उसमें आप पढ़े होंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा आपका जड़त्व।
तो इसमें बोला गया व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जड़त्व कहते हैं। और बल क्या होता है, बल बराबर जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, m×a होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। संवेग बराबर क्या होता है, p×m, p बराबर m×v यानी द्रव्यमान गुणे वेग होता है। और ऊर्जा तो आप जानते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। कार्य का भी मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ये भी ऊर्जा है, इनका मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। बाकी आप जड़त्व तो जान ही गए कि क्या होगा, जब कुछ व्यवस्थित वस्तुओं की प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जड़त्व कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा। तो 11 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे क्लोरीन, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन, और ऑप्शन सी में देखेंगे तो ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी में देखेंगे तो पूछा बताया गया नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डी यानी नाइट्रोजन। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर आप देखें होंगे कुरकुरे वगैरह भी अगर ऐसे पैकेट तो देखेंगे तो उसमें एक हवा जैसे भरी रहता है तो वो नाइट्रोजन ही होता है दोस्तों। उससे बदबू नहीं आती है और कोई चीज़ जल्दी खराब नहीं होता है, तो वो नाइट्रोजन ही होता है। बाकी आप जानते हैं क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है आपका 17, और इसका जो प्रतीक होता है वो होगा Cl, और ये तीसरे आवर्त में आता है। और हाइड्रोजन आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 1 होगा और पहले आवर्त में आएगा, वर्ग भी पहला है। और जो क्लोरीन का वर्ग होता है दोस्तों आप जानते हैं 17 में आएगा। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होगा वो 8 और प्रतीक O होता है, और ये 16वें वर्ग में आता है, आवर्त में दूसरा जो आवर्त है उसमें ये आता है। नाइट्रोजन का आप जानेंगे परमाणु क्रमांक कितना होगा, 7 और प्रतीक N होता है। ये वर्ग जो होता है 15 उसमें आएगा। बाकी आवर्त कौन सा होगा, तो आवर्त होगा दूसरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए में सोडियम, ऑप्शन बी में लोहा, और ऑप्शन सी में आर्गन, और ऑप्शन डी में दिया गया है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा आपका सोडियम। सोडियम को धातु को आसानी से चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है आपका क्या, 11, और ये वर्ग 1 में आता है। और वर्ग 1 के जानते हैं जितने भी धातुएं होती हैं वो काफ़ी क्रियाशील होती हैं। और इसका परमाणु जो प्रतीक होता है दोस्तों वो होता है Na, आवर्त 3, और वर्ग जो है प्रथम होगा। लोहा जो होता है दोस्तों, लोहा हम देख लिए। आर्गन जो होता है आप जान रहे हैं कि ये नोबेल गैस होती है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो 18 होता है, तीसरे आवर्त में आता है, और 18वां वर्ग जो होता है उसमें आता है। और हाइड्रोजन आप अभी पढ़ देखें ही आगे। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में देखेंगे 13 नंबर में पूछा गया कि फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए में देखेंगे तो ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी में देखेंगे तो ब्रायोफाइलम, और ऑप्शन सी में देखेंगे तो गुलाब का फूल, और ऑप्शन डी में बोला गया आम। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों होगा ब्रायोफाइलम। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पाई जाती हैं, तो होगा आपका ब्रायोफाइलम। तो आखिर ब्रायोफाइलम होगा आंसर। बाकी ब्रायोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा में ही जब पढ़ेंगे तो आपको ब्रायोफाइलम का मतलब समझ में आ जाएगा। तो ब्रायोफाइटा होता क्या है, ये दोस्तों बायो से संबंधित चीज़ें है। जब बायो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो ब्रायोफाइटा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वनस्पति जगत का वह यह एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते हैं। एक बार और सुन लीजिए, ब्रायोफाइटा में क्या होता है, वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। बाकी थैलोफाइटा आप पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जब आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अभी हम लोग बस थोड़ा थोड़ा देखेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल्स में देखने लगेंगे तो ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का अगर एग्जाम्पल याद होगा तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन ए
यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा और ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। जैसे आप तीर धनुष वाला देखते हैं तो धनुष से जब तीर छोड़ी जाती है तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और ऑप्शन ए भी पूछा जाता है दोस्तों कि जो खींची हुई धनुष होती है उसमें कौन सा ऊर्जा होती है, तो कौन सी होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जब वो निकल जाती है धनुष से, सॉरी धनुष जब तीर से जो तीर होती है दोस्तों जब धनुष से निकल जाती है तो क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ही इसको भी पूछा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो 15 नंबर में पूछा गया कि प्रोपेन जो होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए में C3H8, ऑप्शन बी में CH4 और ऑप्शन सी में देखेंगे C2H6 और ऑप्शन डी में देखेंगे तो C4H10। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए यानी C3H8 होगा। तो चलिए दोस्तों आखिर कैसे इसको निकालेंगे कि C3H8 होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा। तो आपको ये 10 तक कम से कम तो याद होना चाहिए कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। अभी अगर ये याद रहेगा तो आप आसानी से बता सकते, कम से कम 5 से 6 तक तो याद ही रखिए, 6 तक याद रखेंगे तो कम से कम आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, प्रोपेन यानी प्रोपेन वाला जब आप फार्मूला एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यानी इसमें एन किस में दिया गया, तो एल्केन जो पहला फार्मूला बताया गया दोस्तों अगर वो याद रहेगा तो आप प्रोपेन का बता देंगे। तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। तो इसमें देखेंगे तो प्रोपेन कितने नंबर पे है दोस्तों, तो वो है आपका 3 नंबर पे। तो आप जहाँ सी के जगह पे एन लिखा वहाँ लिखेंगे आप 3 और H ऐसे रहेगा और 2n लिखा गया यानी कि 2 गुणे n की जगह पे 3 लिखेंगे +2 लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि C3H और ये देखेंगे तो 2 3 6 और 6 प्लस और 2 कितना हो जाएगा 8 यानी आपको मिल जाएगा क्या C3H8 मिल जाएगा। तो आप इसका फार्मूला याद रहेगा एल्केन का तो आप आसानी से बता सकते हैं। बाकी एल्किन का क्या फार्मूला होता है दोस्तों कि CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है तो CnH2n-2। तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये तीनों कम से कम आपको याद होना चाहिए। बाकी आप इतना याद रखेंगे तो आपको कोई भी इसमें से पूछा जाएगा तो बता देंगे प्रोपीन क्या होगा, प्रोपाइन क्या होगा, एल्काइन क्या होगा, एल्केन क्या होगा, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये इतना मस्ट है दोस्तों, तो इतना आपको याद रहना जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि कैसे निकालेंगे कि प्रोपेन क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो पुष्प, केसर, अंडप, बाह्यदल, पंखुड़िया। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका क्या, तो अंडप होगा। निम्नलिखित में कौन सा फूल के केंद्र में उपस्थित होता है, तो अंडप जो होता है दोस्तों फूल के केंद्र में मौजूद होता है। बाकी हम लोग थ्योरी क्लास में इसका फिगर के साथ समझेंगे, बाकी हम लोग थोड़ा सा हल्का डिटेल्स इसमें देख लेते हैं। पुष्पी पौधों में पुष्प एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। आकारीय रूप से पुष्प एक स्थानांतरीय प्ररोह स्तंभ है जिस पर गांठें तथा रूपांतरित पुष्पीय पत्तियां लगी रहती हैं। ये पुष्प के बारे में दी गई जानकारी दोस्तों। पुष्प प्रायः तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्ती के अक्ष में उत्पन्न होकर प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। तो पुष्प के बारे में थोड़ी आपको जानकारी मिल गई होगी। थोड़ा और आगे देखते हैं कि जो पुष्प के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से होते हैं। तो पहले में देखेंगे तो बताया गया है दोस्तों कि बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज जो होते हैं पुष्प का सहायक अंग या अनावश्यक भाग तथा पुमंग एवं जायंग जो होते हैं पुष्प के आवश्यक भाग होते हैं। पुमंग एवं जायंग पुष्प के वास्तविक जनन भाग होते हैं, जबकि वहीं पुमंग पुष्प का नर जनन भाग तथा जायंग जो होता है दोस्तों मादा जनन अंग भाग होता है। एक बार और सुन लीजिए कि बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज जो होते हैं पुष्प के सहायक अंग या अनावश्यक अंग होते हैं तथा पुमंग एवं जायंग जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं आपके पुष्प के आवश्यक भाग कहे जाते हैं। पुमंग एवं जायंग पुष्प के वास्तविक जनन भाग होते हैं, वहीं पुमंग पुष्प का नर जनन भाग होता है तथा जायंग जो होता है दोस्तों वो मादा का जनन भाग होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी आप इसको एक बार और देख सकते हैं और लिखा है सामने यही आपके। चलिए 17वें क्वेश्चन है और ये जो इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कुल इस शिफ्ट में यानी कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मात्र 17 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलाकर। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए में ब्रायोफाइलम, ऑप्शन बी में कस्क्यूटा, ऑप्शन सी में जू
और ऑप्शन डी में मलेरिया या परजीवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा आपका क्या, कस्क्यूटा जो होता है परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करेंगे। इस क्वेश्चन इस शिफ्ट में मात्र 17 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पूछा गया था। उम्मीद है कि दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। बाकी मैं जैसे ही पेन ले लूँगा तो मैं आपको थोड़ा और ईजी वे में बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अभी हाथ से लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि पूरा स्क्रीन पे आ जाता है। बाकी जैसे ही पेन आ जाएगी दोस्तों मैं और अच्छे से समझाऊंगा और न्यूमेरिकल भी लाने लगूंगा। अभी मैं कोशिश करता हूं बहुत कम न्यूमेरिकल लाने के, बाकी जो शिफ्ट में पूछा गया वो तो मैं लाता हूं, बाकी अलग से भी न्यूमेरिकल ले आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एलपी सेकंड का एग्जाम होगा उसमें अच्छा खासा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को इन करेंगे। अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। बाकी वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में किसी प्रकार के एडवाइस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी टॉपिक पे चाहे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी जब तक हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर देंगे। बाकी जैसे प्रीवियस ईयर 2018 में एलपी का पूछा गया खत्म हो जाएगा, तो एलपी जो सेकंड जो सीबीटी हुआ था उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी हम लोग लाएंगे। पहले अभी एलपी जो फर्स्ट का है उसी का अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। अभी ये डे 4 थे नहीं, चौथी शिफ्ट का क्वेश्चन था। मतलब दोस्तों 3 शिफ्ट हो गया है। 9 तारीख का 9 अगस्त 2018 का, ये 10 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों वीडियो